मॉर्निंग टू ऑल। सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर सीमा गौर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फूड्स एंड न्यूट्रिशन, आज आपको भोजन संदूषण के बारे में पढ़ाऊंगी। पिछले अध्ययन सत्र में हमने भोजन के खराब होने के कारण पढ़े थे कि भोजन किन कारणों से खराब हो जाता है या सड़ जाता है। आज के इस अध्ययन सत्र में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, भोजन संदूषण के कारण एवं परिवर्तन। दूसरा, भोजन परिरक्षण। तीसरा, भोजन परिरक्षण का महत्व। और चौथा, भोजन परिरक्षण के सिद्धांत। जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा था कि भोज्य पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, विकारी, अर्धविकारी एवं अविकारी, जिसमें से विकारी भोज्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं एवं अविकारी भोज्य पदार्थ शीघ्र खराब नहीं होते। आइए देखें कि भोजन संदूषण के क्या कारण होते हैं एवं क्या परिवर्तन होते हैं। पहले, भोजन में भौतिक परिवर्तन होते हैं जो कि ताप, दाब, नमी, हिमीकरण अर्थात भोज्य पदार्थों को जमाने आदि के परिणाम स्वरूप होते हैं। आपने देखा होगा कि टमाटर को या किसी फल को कभी आप ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख दें और भूल जाएं और थोड़ी देर बाद आप निकालें तो जब उसकी आइस पिघलती है तो उस फ्रूट की या टमाटर की संरचना ही बदल जाती है और वो खराब हो जाता है। दूसरा, जैव रासायनिक परिवर्तन। ये वो परिवर्तन है जो जैविक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के होते हैं, अर्थात भोज्य पदार्थ जो कि जैविक है उसमें उपस्थित जैव उत्प्रेरक एंजाइम्स की सक्रियता के कारण जब भोज्य पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसे जैव रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तीसरा, विशुद्ध रासायनिक परिवर्तन। ये परिवर्तन भोज्य पदार्थों में उपस्थित रसायनों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप है। चौथा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं सक्रियता के द्वारा होने वाले परिवर्तन। और पांचवा, कीड़े मकोड़ों, चूहों एवं पक्षियों द्वारा होने वाले परिवर्तन। पहला, भौतिक परिवर्तन। जब बाजार से आप फल या सब्जियां खरीद कर लाते हैं तो आपने देखा होगा अगर आप गलती से भी टमाटर या अंगूर जैसे ताज़े फलों के ऊपर भारी सब्जियां जैसे कि एप्पल, लौकी, कद्दू इत्यादि रख दें तो वे फल और सब्जियां पिलपिली एवं नरम हो जाती हैं तथा खाने के योग्य नहीं रहती। दूसरा, ताप। अत्यधिक ताप एवं अत्यधिक शीत, ठंड के कारण भी कई बार भोज्य पदार्थ विकृत हो जाते हैं। जैसे गर्मियों में लंबे समय तक दूध को अगर आप बिना उबाले रखें तो वह गाढ़े पहले गाढ़ा हो जाता है और फिर जमकर खराब हो जाता है। इसी प्रकार गर्मियों में ताज़ी हरे पत्तेदार सब्जियां जल्दी ही सूखकर खराब हो जाती हैं। मौसम अत्यधिक ठंडा हो जाए और तापमान 0 से भी नीचे चला जाए तो पेड़ पौधों की पत्तियों एवं फलों पर हिमकण जम जाते हैं, अर्थात जो पानी होता है वो आइस के रूप में जम जाती है और फसल को खराब कर देती है। इसी प्रकार जैसे मैंने अभी बताया था, पालक, टमाटर आदि सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में ऊपर की तरफ या फ्रीज़र में रख दें तो उनमें उपस्थित पानी जम जाता है तथा पिघलने पर भोज्य पदार्थ को पिलपिला कर देता है और भोज्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता। नमी एवं शुष्कता। वातावरण की आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ने पर भी विभिन्न भोज्य पदार्थ में डले बनना या आपस में चिपकना, जैसे कि आपने आटे एवं चीनी में देखा होगा, परिवर्तन देखे जा सकते हैं। वातावरण में शुष्कता आने पर फल व सब्जियों का सूख जाना, छिलकों में सलवटें आना। सब्जियां आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में सब्जियों में लौकी, तोरई आदि में बहुत जल्दी ही सलवटें सी आ जाती हैं और वो फल सब्जियां खाने योग्य नहीं रहती। ऐसा फल सब्जियों में निरंतर होने वाली वाष्पोत्सर्जन अर्थात वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण होता है और उनके भीतर संग्रहित जो पानी होता है वो कम हो जाता है और फल व सब्जियां सूख जाती हैं। वातावरण की अत्यधिक नमी के कारण सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं और खाद्य पदार्थ विकृत हो जाते हैं। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जब नमी ज़्यादा होती है तो फल एवं सब्जियां जल्दी ही खराब हो जाते हैं। जैव रासायनिक परिवर्तन। भोज्य पदार्थ जैसे कि ताज़े फल व सब्जियों को सामान्य ताप पर रखने पर भी समय समय पर कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। आपने देखा होगा जब हम फ्रूट को खरीद कर लाते हैं तो वो एकदम ताज़े और हरे अमरूद जब आप खरीद कर लाएंगे
सुबह से शाम तक रखने पर वे थोड़े हल्के हरे रंग के हो जाते हैं और अगले दिन तक वे पीले रंग के पिले हो जाते हैं, जो कि खाने योग्य नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन फलों में जैव उत्प्रेरक अर्थात एंजाइम्स वो श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप फल एवं सब्जियां पक जाती हैं तथा ज़रूरत से ज़्यादा पकने पर ये पिलपिले हो जाते हैं, इनमें अरुचिकर गंध आ जाती है और ये खाने योग्य नहीं रहते। कई बार फल व सब्जियों को काट कर रखने पर भी उनके रंग में परिवर्तन आता है। आपने देखा होगा सेब को काटने पर भूरा होना, बैंगन, आलू व केले को काटने पर काला होना, इसी प्रकार के परिवर्तन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में कुछ वर्णक पाए जाते हैं और ये वर्णक ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर एंजाइम्स के कारण अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं। मांस में भी कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भोज्य पदार्थों में ये परिवर्तन जैव उत्प्रेरकों के कारण होते हैं, किंतु धीरे धीरे इन परिवर्तनों के कारण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए उचित वातावरण तैयार हो जाता है और वहाँ सूक्ष्म जीव वृद्धि करने लगते हैं और वो भोज्य पदार्थ खराब हो जाता है, खाने के योग्य नहीं रहता। तीसरा, विशुद्ध रासायनिक परिवर्तन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, भोज्य पदार्थों में कई बार कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जो न तो भौतिक कारणों से होते हैं, न ही सूक्ष्म जीवों के कारण और न ही एंजाइम्स के कारण। उदाहरण के लिए दूध में अगर आप गलती से नींबू का रस, दही, छाछ, इमली आदि डालें तो दूध का अम्लीयता, एसिडिटी, पीएच मान कम हो जाता है और दूध जम जाता है। ऐसे दूध को जब आप गर्म करते हैं तो ये फट जाता है। ये विशुद्ध रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि दूध में अम्ल डालने पर दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन स्कंदित हो जाती है, कोएगुलेट हो जाती है और दूध पीने योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार तेल को लंबे समय तक अगर आप खुला छोड़ देंगे तो उसमें एक अरुचिकर गंध आने लगेगी, या एल्युमिनियम या पीतल की भगोनियों में आप सब्जियों को संग्रहित करके रखेंगे, पकी हुई सब्जियों को, तो उनके रंग, गंध और स्वाद में भी परिवर्तन आता है। ऐसा क्यों होता है? सब्जियों में उपस्थित अम्लों के कारण वो भगोनी के एल्युमिनियम या पीतल एलिमेंट्स को, मेटल्स को सब्जी में डिज़ोल्व कर लेती है और सब्जी के रंग, गंध और स्वाद में परिवर्तन आता है। चौथा, सूक्ष्म जैविक वृद्धि या सक्रियता के कारण। जब बाज़ार से आप कभी सॉस, अचार इत्यादि लेके आते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी कभी उनके ऊपर सफ़ेद लिसलिसी सी परत या ब्रेड व केक की स्लाइस पर हरे भूरे काले रंग के रुई के फाये जैसी संरचना पाई जाती है। ये जो लक्षण हैं ये भोज्य पदार्थों को खराब होने का भी संकेत देते हैं। कारण इनमें कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि खमीर, फफूंदी, जीवाणु या विषाणुओं की वृद्धि हो जाती है। ये भोजन कई बार देखने में तो ठीक लगते हैं, किंतु उनकी महक बहुत तीव्र और अरुचिकर होती है। ऐसा जीवाणुओं की वृद्धि के कारण होता है। सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी कुछ भोज्य पदार्थों को खाने से हम बीमार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा खाया गया भोज्य पदार्थ खराब हो चुका होता है। इसका कारण कई बार वायरस या विषाणु होते हैं। सभी प्रकार के ये जो माइक्रोब्स हैं, ये सूक्ष्म जीव है, ये बहुत ही छोटे छोटे एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से साधारणतया नहीं देख सकते। किंतु ये सूक्ष्म जीव जब भोज्य पदार्थ में वृद्धि करते हैं तो भोज्य पदार्थ में अपना पॉइजन अर्थात जहर छोड़ देते हैं और इस पॉइजनस फूड को खाने से, जहरीले पदार्थ को खाने से हम बीमार हो जाते हैं। भोजन में प्रवेश करने के बाद ये सभी सूक्ष्म जीव तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और अपनी वृद्धि के लिए इन भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। ऐसा करते समय ये भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को तो कम करते ही हैं, साथ ही साथ ये अपनी कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थ या टॉक्सिन का निर्माण करते हैं। इस टॉक्सिन को या तो वे भोजन में स्रावित करते रहते हैं या फिर वह उन्हीं सूक्ष्म जीवों में रह जाता है। सूक्ष्म जीव कोशिकाओं के टूटने पर यह विषाक्त पदार्थ भोजन में आ जाता है और ऐसे विषाक्त भोजन को खाने से हम तुरंत ही बीमार पड़ जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव कठोर से कठोर परिस्थिति और विभिन्न माध्यमों में भी जीवित रह सकते हैं, जो वायु की आवश्यकता के अनुसार वायवीय अर्थात एरोबिक प्रकार के, अवायवीय अर्थात कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो बिना वायु के भी जीवित रह सकते हैं और वृद्धि कर सकते हैं। और इसी प्रकार कम टेम्परेचर पर शीतरागी, मध्यता पर आगी अर्थात
मध्यम टेम्परेचर पर पनपने वाले तापरागी अर्थात उच्च तापमान पर पनपने वाले सूक्ष्म जीव आते हैं। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भोज्य पदार्थों की अम्लीयता और क्षारीयता पर भी निर्भर करती है। कुछ अम्लीय माध्यम अर्थात pH 5 से भी कम, कुछ उदासीन माध्यम अर्थात pH 6 से 8 के बीच एवं कुछ क्षारीय माध्यम अर्थात pH 8 से अधिक पर पनपते हैं। भिन्न भिन्न सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं पनपने के लिए उन्हें भिन्न भिन्न तापमान, भिन्न भिन्न वायवीय स्थिति, माध्यम की अम्लीयता या क्षारीयता तथा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ईस्ट एवं फफूंदी शर्करा युक्त भोज्य पदार्थों में ज़्यादा पनपती है, तो बैक्टीरिया जो कि प्रायः प्रोटीन के बने हुए होते हैं और नाइट्रोजन युक्त या प्रोटीन भोज्य पदार्थों में अधिक पनपते हैं। अतः भोज्य पदार्थों की प्रकृति जैसे कि नमी, pH, पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं ताप एवं वायु के द्वारा हम उसमें पनपने वाले सूक्ष्म जीव और उनसे होने वाली विषाक्तता का अनुमान लगा सकते हैं। विभिन्न भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति का अनुमान हम निम्न बिंदुओं से लगाते हैं, जैसा भोज्य पदार्थ या सॉस पर लिसलिसी परत का बनना, या ब्रेड, रोटी आदि पर रुई के फाये जैसी सफ़ेद या हरे या काले रंग की अभिवृद्धि दिखाई देना, भोज्य पदार्थ के रंग एवं गंध में परिवर्तन होना, भोज्य पदार्थ की तरलता में परिवर्तन होना, ज़रूरत से ज़्यादा तरल या ज़रूरत से कम तरल होना, भोज्य पदार्थ के स्वाद में परिवर्तन होना। यदि हमें भोज्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों द्वारा विषाक्त होने का ज़रा भी संदेह हो तो ऐसे भोज्य पदार्थ को कभी भी चख कर देखने का भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आप बीमार हो सकते हैं। कीड़े मकोड़े जैसे कि चूहे, कीट, पतंगे, पक्षी आदि भी भोज्य पदार्थों को व्यापक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। ये न केवल भोज्य पदार्थों को स्वयं के भोजन के रूप में प्रयुक्त करके नष्ट करते हैं, बल्कि अपने अंडे, अवशेष जैसे कि मल, मूत्र, बाल, शरीर के शल्क, पंख आदि के द्वारा बचे हुए भोज्य पदार्थ को भी विषाक्त कर देते हैं। अब हम देखें कि भोज्य पदार्थ खराब तो हो गए, भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करें? हमें क्या करना होगा? परिरक्षण अर्थात संरक्षण। भोज्य पदार्थ भिन्न भिन्न कारणों से खराब होते हैं और खाने योग्य नहीं होते, अतः हमें कुछ ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जिससे भोज्य पदार्थ लंबे समय तक दूषित नहीं हो। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक अर्थात सामान्य से अधिक समय तक सुरक्षित रूप में संग्रह करने की प्रक्रिया को ही भोजन संरक्षण या भोजन परिरक्षण कहते हैं। अगर आता है प्रश्न कि भोजन परिरक्षण की परिभाषा क्या है, तो आप ये परिभाषा देंगे कि भोज्य पदार्थों के मौलिक आकार एवं रूप को परिवर्तित कर या अपरिवर्तित कर इनके पोषक तत्वों को यथासंभव बनाए रखते हुए बिना विकृति के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की विधि एवं तकनीक को भोजन परिरक्षण कहते हैं। भोजन परिरक्षण कहेंगे कि भोजन परिरक्षण क्यों जरूरी है। पहला, भोजन परिरक्षण खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाता है। विविध खाद्य पदार्थ मौसम एवं जलवायु के अनुरूप अलग अलग जगह पर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे मटर और हरी पत्तेदार सब्जियां सर्दियों में अधिक उपलब्ध रहती हैं, तो आम गर्मियों में ही आते हैं। अतः ऐसे भोज्य पदार्थ जब ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं तब उन्हें संरक्षित कर लिया जाता है ताकि वे सड़ गल कर नष्ट न हो, और इन मौसमी फल व सब्जियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए परिरक्षण किया जाता है। दूसरा, भोज्य पदार्थों को पूरे वर्ष उपलब्ध करवाना। कुछ पदार्थ जैसे कि सूखी हुई सब्जियां, अचार, मुरब्बे और कोल्ड और स्टोरेज में रखे हुए फल जैसे कि आलू, प्याज आदि सब्जियां वर्ष भर बेमौसम में भी उपलब्ध रहती हैं। ऐसा परिरक्षण के कारण ही संभव है। भोज्य पदार्थों को सभी जगह उपलब्ध करवाना। संरक्षित भोज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जा सकते हैं, और ऐसी जगह पर भी उपलब्ध हो सकते हैं जहाँ वे उगते नहीं हैं या पाए नहीं जाते। जैसे कश्मीर व हिमाचल में उगने वाले सेब और आलू बुखारे का सेवन पूरे भारत में उपयोग में होता है, तो दक्षिण भारत में उगने वाले नारियल और सूखे मेवे और मसाले उत्तर भारत के हर कोने में भी उपलब्ध होते हैं। ऐसा भोजन परिरक्षण के कारण ही संभव है। संग्रहण में आसानी। संरक्षित किए हुए खाद्य पदार्थ
बहुत कम जगह में संग्रहित किए जा सकते हैं और संरक्षण के दौरान क्योंकि खाने वाला भाग ही प्रयोग में लिया जाता है और नहीं खाने वाला भाग जैसे कि छिलके, बीज, गुठली आदि निकाल दिए जाते हैं। ऐसा जैम, मुरब्बे, स्क्वैश, चटनी आदि बनाने में किया जाता है, जिससे ये कम स्थान पर संग्रहित हो जाती हैं और इनको आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। इसी प्रकार सब्जियों व दूध को सुखाने पर इनका अधिकांश भाग जल के रूप में निकल जाता है, वाष्पित हो जाता है और सूखी सब्जियां और सूखा दूध पाउडर बहुत कम जगह में आसानी से संग्रहित किए जा सकते हैं। लाने ले जाने में आसानी, संरक्षण के बाद भोज्य पदार्थों को आसानी से लाया ले जाया जा सकता है। पैसे की बचत होती है, क्योंकि फल व सब्जियों को तब संरक्षित किया जाता है जब ये कम दाम पर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, तो इससे हम पैसे की भी बचत करते हैं। समय एवं श्रम की बचत, संरक्षित खाद्य पदार्थों का रसोई में उपयोग करने से समय और श्रम की भी बचत होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पूर्व संरक्षित टमाटर से बनी हुई टमाटर प्यूरी और अदरक लहसुन के बने बनाए पेस्ट काम में लेने से आपके मसाले कूटने, पीसने और ग्रेवीज तैयार करने का समय कम हो जाता है और भोजन आराम से बन जाता है। विभिन्नता, संरक्षित खाद्य पदार्थों जैसे कि टमाटर सॉस, चटनी, अचार, जैम, मुरब्बे आदि को भोजन में सम्मिलित करने से भोजन में विभिन्नता भी आ जाती है। प्रयोग में आसानी, बहुत आसान सी बात है कि संरक्षित खाद्य पदार्थों में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो बिना तैयारी के, बिना पकाए ही खाए जा सकते हैं, जैसे जैम, जेली, अचार, मुरब्बे। और कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि डिब्बा बंद सब्जियां, मांस, मछली व सब्जियां ऐसी आती हैं जो केवल गर्म करके या छौंक कर खा सकते हैं, जिन्हें पकाने की आवश्यकता नहीं होती, तो इनको प्रयोग में लेने में आसानी होती है। जैसे कि फ्रोज़न मटर अगर आपने इस्तेमाल करी हो, जब फ्रोज़न मटर को हम घर पे लाते हैं तो पैकेट को खोलकर मटर को सादे पानी में धोकर आसानी से प्रयोग में ले लेते हैं। आहारीय अपर्याप्तता में कमी लाना, अर्थात सामान्य आहार के दौरान अगर आपके भोजन में पोषण में कुछ कमी आ गई है तो उसे भी हम परिरक्षित भोज्य पदार्थों के उपयोग से पूरी कर सकते हैं। खाद्य परिरक्षण से आहार में विभिन्नता तो आती ही है, लेकिन ऐसे स्थान जहाँ जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जहाँ पानी की कमी है और जलवायु की वजह से हरी पत्तेदार सब्जियाँ और फल उगाए नहीं जा सकते, वहाँ भी संरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के कारण इन खाद्य पदार्थों की और इनसे उपलब्ध होने वाले पोषक तत्वों की कमी नहीं रहती। युद्ध काल, विशिष्ट लंबे समय की यात्रा, पहाड़ों की चोटियाँ, अंतरिक्ष, हवाई एवं समुद्री यात्राओं के दौरान संरक्षित भोजन का उपयोग बहुत अधिक सुविधाजनक होता है। ऐसे स्थानों पर ताज़ा खाद्य पदार्थ बार बार नहीं पहुंचाए जा सकते और वहां पर रहने वाले लोगों को अपने पोषण के लिए संरक्षित खाद्य पदार्थों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष एवं समुद्री यात्राओं करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रकार के स्पेस फूड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जो बहुत कम समय में, बहुत कम पानी में, बहुत कम स्थान में आसानी से पकाकर खा सकते हैं। कमाई का साधन, ताज़े आमों के मुकाबले आम का अचार, मुरब्बा, अमचूर इत्यादि महंगे दामों पर मिलता है, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों को बनाने में लागत तो अधिक नहीं आती और इस कारण मुनाफा ज़्यादा होता है और प्रिजर्वेशन के द्वारा या परिरक्षण के द्वारा हम अपनी कमाई भी कर सकते हैं, रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। रोजगार का साधन, खाद्य परिरक्षण चाहे छोटे स्तर पर कुटीर उद्योग के रूप में करें या बड़े उद्योग के रूप में, ये कई लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, भोजन परिरक्षण के सिद्धांत, खाद्य संरक्षण के सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य भोज्य पदार्थों का बचाव करना है। इस कारण भोजन संरक्षण के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, जीवाणुओं द्वारा होने वाली क्षति की रोकथाम करना। इसमें जीवाणुओं या भोज्य पदार्थों को पूर्ण रूप से अलग रखना, जिसे एसेप्सिस भी कहते हैं। दूसरा, भोज्य पदार्थों को जीवाणु रहित करना, अर्थात फिल्ट्रेशन करना या छानना। तीसरा, जीवाणुओं की वृद्धि एवं क्रिया की रोकथाम करना। कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जैसे कि कम तापमान, सुखाने के द्वारा या रसायनों के प्रयोग के द्वारा, जिससे भोज्य पदार्थों में जीवाणुओं की वृद्धि एवं क्रिया नहीं हो। चौथा, जीवाणुओं को नष्ट करना। ऐसा अत्यधिक तीव्र ऊष्मा एवं विकिरण के द्वारा किया जाता है। दूसरा, भोज्य पदार्थों में स्वयं होने वाली क्षति को रोकना। भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम्स को निष्क्रिय करने एवं नष्ट करना, ब्लांचिंग।
दूसरा, रासायनिक क्रियाओं की दर को कम करना। अनॉक्सीकारक अर्थात एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा भोज्य पदार्थों में होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को कम करके हम भोज्य पदार्थ को खराब होने से रोक सकते हैं। भोज्य पदार्थों का कीड़े मकोड़े, पशुओं, परजीवियों, चूहों से बचाव करना और यांत्रिक व अन्य कारकों द्वारा होने वाली क्षति से रोकथाम। अब हम इनमें से एक एक सिद्धांत को 1 by 1 पढ़ेंगे। पहला, सूक्ष्म जीवों को बाहर रखना अर्थात एसेप्सिस या अपहुति। सूक्ष्म जीव यदि भोज्य पदार्थ में प्रविष्ट ही न होने दें तो वे भोज्य पदार्थ को खराब नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कुछ फलों के सख्त छिलके जैसे कि मौसमी, संतरे इत्यादि, वो ऐसे बैरियर का काम करते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों को अंदर प्रविष्ट ही नहीं होने देते। अगर आप इन छिलकों को उतार कर रख देंगे तो वो जल्दी से खराब हो जाएंगी क्योंकि सूक्ष्म जीव आसानी से प्रविष्ट हो जाएंगे। अतः ऐसे फलों को खाने से तुरंत पहले ही छीलना चाहिए। दूसरा, सूक्ष्म जीवों के निष्कासन के द्वारा फल व सब्जियों को काटने व पकाने से पहले धोकर साफ करते हैं। ऐसा करने से न केवल फल व सब्जियों पर लगी धूल मिट्टी साफ होती है बल्कि सूक्ष्म जीव भी पानी में बह जाते हैं और निष्कासित हो जाते हैं। तीसरा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रिया को रोककर भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और सक्रियता कम की जा सके। पहला, निम्न ताप के द्वारा। इसके अंतर्गत सब्जियों को सामान्य से कम ताप पर रखकर हम सामान्य तापमान पर होने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं और भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसी कारण घर में दूध, फल, सब्जियां आदि या तो जालीदार अलमारी में ठंडी जगह पर रखी जाती है जहां ठंडी हवा मिलती रहे, या रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है। दूसरा, सुखाकर। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे कि अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां, आपने देखा होगा कसूरी मेथी, पालक, फलियां, इनको हम सुखा सकते हैं। जिस सुखाने से इनमें उपस्थित पानी का अंश कम हो जाता है और सूक्ष्म जीव इस अत्यंत नमी अर्थात 10% से भी कम नमी होने पर न तो वृद्धि करते हैं और न ही सक्रिय रह पाते हैं, और इस कारण अनाज और धान सुरक्षित रहते हैं। यदि अनाज व धान संग्रहित करते समय गीली कोठी में संग्रहित किए जाए तो वे या फसल काटने के बाद खेत में ही रह जाए और बारिश हो जाए तो नमी की वजह से खराब हो जाता है। अवायवीय स्थिति अर्थात ऐसा वातावरण क्रिएट करना जिसमें कि पानी न, हवा न रहे। आपने आम, नींबू, मिलीजुली सब्जियों के अचार तो देखे ही होंगे। ये अचार तेल में क्यों डूबे रखे जाते हैं? क्योंकि तेल की परत भोज्य पदार्थ में अवायवीय परिस्थिति पैदा कर देती है। तेल की परत से वायु भोजन के अंदर नहीं पहुंच पाती और भोज्य पदार्थ वायवीय सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में सफल होता है। इसीलिए कहते हैं कि अचार के मर्तबान में बार बार चम्मच नहीं डालें और थोड़ा थोड़ा अचार एक अन्य बर्तन में निकाल कर काम में लें जिससे कि अचार सुरक्षित रह सके। परिरक्षकों द्वारा आम का मुरब्बा, अचार, जैम, टमाटर सॉस, स्क्वैश आदि बनाते समय हम संरक्षण के लिए कई बार कुछ पदार्थ डालते हैं, जैसे कि मुरब्बे व जैम में अत्यधिक मात्रा में शक्कर डालते हैं, अचारों में तेल या सिरका डालते हैं, सॉस व स्क्वैश में कुछ रसायन जैसे कि सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट आदि डालते हैं। ये सभी पदार्थ परिरक्षक कहलाते हैं जो भोज्य पदार्थ को परिरक्षित करते हैं। चौथा, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उच्च ताप के द्वारा सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है और भोज्य पदार्थ सुरक्षित हो जाता है। दूध को जब आप उबालते हैं तो दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और दूध संरक्षित हो जाता है। खाद्य पदार्थों को आत्म अपघटन अर्थात सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाना या स्थगित करना। खाद्य पदार्थ जैसे कि ताज़े फल व सब्जियों में उपस्थित जैव एंजाइम या खाद्य तेल युक्त खाद्य पदार्थ मुक्त वसी अम्ल के ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो जाते हैं और इन दोनों ही प्रक्रियाओं को रोककर हम खाद्य परिरक्षण कर सकते हैं। पहला, जैव उत्प्रेरकों को नष्ट करके या निष्क्रिय करके। जब आप अचार या चिप्स बनाते हैं तो सब्जियों को धोकर छीलकर काटने के बाद पहले कुछ मिनट्स के लिए हम उनको उबलते पानी या भाप के संपर्क में रखते हैं। ऐसा करने पर उनमें उपस्थित जो जैव उत्प्रेरक हैं, जैव एंजाइम है, वो जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो प्रोटीन अपघटन के कारण नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और सब्जियां और चिप्स काले भूरे रंग के नहीं होते और सब्जियों का अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इस विधि को विवर्णीकरण भी कहते हैं। दूसरा,
विशुद्ध रासायनिक क्रियाओं के बचाव एवं स्थगन के द्वारा। तेलों को संरक्षित रखने के लिए हम उसे प्लास्टिक, कांच या स्टील के ढक्कनदार बर्तन में रखते हैं, क्योंकि पीतल, एल्युमिनियम या टिन के बर्तन में खाना बनाने के बाद छोड़ देने से ये भोज्य पदार्थ में घुलकर उसे विषैला बना देते हैं। अतः ऐसे बर्तनों में भोजन बनाने के बाद उन्हें तुरंत स्टील या कांच के बर्तनों में निकाल कर रखना चाहिए, जिससे रासायनिक प्रक्रियाएं न हो सके और भोजन खराब नहीं हो सके। कीड़े मकोड़े, चूहे और पक्षी और भौतिक कारकों से बचाव करने के लिए हमें अनाज को साफ सुथरी जगह पर ढक कर रखना चाहिए। भोज्य पदार्थ कीड़े मकोड़े, पक्षियों और चूहों के पहुंच से दूर होने चाहिए। अगर कोई सब्जी या पका हुआ भोज्य पदार्थ किसी भी जानवर के द्वारा खाया गया हो तो ऐसी सब्जी को, ऐसे भोज्य पदार्थ को काम में न लेकर तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि इससे संपूर्ण सब्जी या भोज्य खराब हो जाता है। अनाज व दालों को भौतिक कारक जैसे कि नमी, ताप आदि से बचा कर रखने के लिए धूप में भली भांति सुखाकर, ठंडा करके, साफ सुथरी कीड़े रहित कोठरियों में भली भांति बंद करके ठंडी और जमीन से कुछ ऊंची जगह पर रखना चाहिए, जो कि चूहों की पहुंच से दूर हो। अनाज और दालों के डिब्बे में अगर घुन या कीड़ा दिखाई दे तो विविध प्रकार की गोलियों या दवाइयों के द्वारा समय रहते कीड़ों और घुनों को नष्ट करके खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाना चाहिए। अगले अध्ययन सत्र में हम इन सिद्धांतों पर आधारित कुछ विधियों का चयन करेंगे, कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाती हैं। धन्यवाद।